नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए पार्ट सेकंड एल सेक्शन में भूगोल विषय में मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण संबंधों की अवधारणा के संबंध में अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व में इनकी विचारधाराओं का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि 3 प्रकार की विचारधाराएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। पहला निश्चयवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद की विचारधारा के पोषक जो विद्वान प्रमुख रूप से थे उनमें कुछ यूनानी विद्वान, उनमें हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो, जर्मनी के विद्वान जिसमें हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और रेडजल प्रमुख थे। फ्रांसीसी विद्वान जिसमें बोदिन, मोंटेस्क्यू, डेमोलिज्म आदि प्रमुख रूप से थे। आज हम नियतिवाद और निश्चयवाद के जो विचारक हैं उनमें प्रमुख रूप से हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो, बोदिन, मोंटेस्क्यू और कार्ल रिटर का विस्तृत रूप से अध्ययन यहाँ हम करेंगे। नियतिवाद की विचारधारा की मान्यता, जैसे हमने पूर्व में बताया, यह है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। इसमें सबसे पहले हम हिप्पोक्रेट्स को लेते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने ईसा से 420 वर्ष पूर्व अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने बताया कि आराम पसंद एशियाई लोगों की तुलना सक्रिय एवं कार्यकुशल यूरोपियन निवासियों से की तथा दोनों की विभिन्नता का कारण वहाँ की जलवायु का परिणाम बताया। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण की स्थिति की पुष्टि में उन पर्वतीय प्रदेशों के निवासियों की तुलना जो लंबे, विनम्र और साहसी हैं, विपरीत शारीरिक गठन वाले पतले दुबले, सुंदर और बलवान शुष्क निचले प्रदेशों से की। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बताया कि यूरोप के ठंडे स्थानों के निवासी वीर होते हैं, परंतु ज्ञान तथा तकनीकी चातुर्य में वे पिछड़े हुए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्रों की तुलना में वे स्वतंत्र कहे जा सकते हैं। यद्यपि उनमें राजनीतिक संगठन या सर्वथा अभाव रहता है, जिससे अपने पड़ोसी देशों के शासन संचालन कार्य में असमर्थ रहते हैं। एशिया के निवासी इसके विपरीत ज्ञानी और चतुर होते हैं, परंतु भावना विहीन होते हैं, जिसके कारण वे दासता और गुलामी में जकड़े हुए रहते हैं। यूनान निवासियों को, जो मध्य क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने इन दोनों की विशेषताओं वाला ही माना है। स्ट्रैबो ने अपने भौगोलिक लेखों में कई ऐसे तुलनात्मक प्रसंग प्रस्तुत किए जिससे उनका निश्चयवाद के प्रति झुकाव प्रतीत होता है। उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार इटली के आकार, धरातल, जलवायु और विश्व संबंधों ने रोम के उद्भव और विकास और शक्ति को प्रभावित किया। मध्यकालीन लेखकों ने इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों की ओर कम रुचि प्रदर्शित की। स्ट्रैबो की रचना में पूर्ण विश्वास और आस्था के कारण इसे इस प्रकार के अध्ययन के लिए प्रेरित नहीं किया।
क्योंकि मानव एक दूसरे से शारीरिक गठन की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए होते हैं। जलवायु, धरातल तथा मानव प्रकार की विभिन्नता, ये सब ईश्वर की कृति और कला होती है। बोदिन ने 16वीं शताब्दी में इसी प्रकार के विचारों की पुनरावृत्ति हेतु रिपब्लिक अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा। उन्होंने अक्षांश, ऊंचाई तथा कटिबंध आदि को बहुत प्रभावशाली माना और इसी आधार पर उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी देशों के निवासियों में एक महान अंतर बताया। उन्होंने उत्तर क्षेत्र के निवासियों को निर्दयी, पशुवत और साहसी बताया तथा दक्षिण के निवासियों को प्रतिहिंसक, चतुर और बुद्धिमान बताया। उनके मत के अनुसार समशीतोष्ण कटिबंध मानव विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त और उत्तम क्षेत्र होता है। यहाँ की जलवायु लोगों को परिश्रमी, स्फूर्तिदायक और उद्योगशील बनाती है तथा ये लोग उत्तर के लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान तथा दक्षिण के लोगों की अपेक्षा अधिक उद्योगशील होते हैं। इस प्रकार यदि लोगों के स्वभाव की जांच की जाए तो यह कहा जा सकता है कि उनकी प्रजाति एवं ध्येय स्वभाव के अनुरूप संस्कार में सामंजस्य हो सकता है। मॉन्टेस्क्यू ने भी वातावरण की प्रधानता के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने जलवायु के प्रभाव को अधिक व्यापक और महत्व प्रदान किया। उनका कथन है कि ठंडी जलवायु के लोग शारीरिक दृष्टि से सशक्त, साहसी, स्पष्ट वक्ता होते हैं और कपट रहित होते हैं, जबकि दक्षिण के लोग इनकी तुलना में वृद्ध पुरुषों की भांति भीरू, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल, निरुद्योगी तथा निष्क्रिय होते हैं। उत्तरी क्षेत्र के निवासी जो दक्षिण में रहने के लिए जाते हैं शीघ्र ही अपनी शक्ति खो देते हैं तथा शिथिलता उन्हें घेर लेती है। जलवायु के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि गर्म जलवायु पूर्वी देशों के धर्म, रीति रिवाज, विधान की स्थिरता का एक प्रमुख कारण होती है। कार्ल रिटर को भी भौतिक वातावरण के मानव क्रियाकलापों पर नियंत्रण में विश्वास था। उनका मानव केंद्रित दृष्टिकोण तात्कालीन वातावरण प्रधान विचारधारा पोषित करता है, परंतु रिटर ने स्वयं मानव की कार्यकुशलता को भी समान महत्व दिया। यूरोपा उनकी पुस्तक का नाम है। यूरोपा के प्रथम खंड में ऐतिहासिक भूमिका दी गई जो मानव के लिए पृथ्वी के महत्व पर प्रकाश डालती है, और इसके यूरोपा के द्वितीय खंड में प्रकृति के महत्वपूर्ण प्रभावों को स्पष्ट किया गया। रिटर की धारणा थी कि कुछ अधिक विस्तृत तथा तार्किक दृष्टि से अधिक युक्तिसंगत थी। उनका कथन था कि पृथ्वी और उसके निवासी का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है तथा इसमें से कोई भी एक बिना दूसरे के नहीं रह सकता। भूमि मानव को प्रभावित करती है और मानव भूमि के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। उन्होंने यूरोपीय इतिहास पर उस देश की संयुक्त समुद्री तटरेखा के महत्व का भी उन्होंने व्याख्या की। तटवर्ती प्रदेशों के निवासियों पर उनके जन्म क्षेत्र का प्रभाव और भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों का छोटी छोटी नर्सरियों के सदृश जहां सुरक्षित रूप से सभ्यता का प्रसार हो सके आदि की विशेषताओं पर विशेष रूप से बल दिया। रिटर की
यह भी मान्यता थी कि भूगोल को केवल क्षेत्र विवरण तक सीमित न किया जाना चाहिए, वरन तत्व संबंधी विवरण और मानव कार्यकलापों से संबंध स्थापित करना उचित रहेगा। उनका उद्देश्य मानव और प्रकृति के संबंध की खोज तथा इतिहास और वातावरण के संबंध की छानबीन करना था। उन्होंने सावधानी से निरीक्षण करने पर बल दिया